18 विराम चिन्ह पंक्चुएशन। भाषा के द्वारा जब हम अपने भावों को प्रकट करते हैं तो एक विचार के कुछ अंश को प्रकट करने के पश्चात तथा वाक्य के बीच बीच में कुछ क्षणों के लिए रुकते हैं। इस रुकने को ही विराम कहते हैं। ठीक है, अगर आप कंटिन्यूसली अपनी बात को कंटिन्यूसली बोलते जाएं बिना रुके तो नहीं पता चलेगा कि कौन सा सेंटेंस आपने कहाँ ख़त्म किया या किस तरीके से आप बोल रहे हैं। तो बीच बीच में आपको रुकना पड़ता है अपने सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए और अपनी बात को अच्छे से स्पष्ट करने के लिए। इसी रुकने को विराम कहते हैं। व्याकरण में रुकने की इस प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं। ठीक है, जब आप कुछ बोल रहे हैं तो आपके बोलने के तरीके से सामने वाला समझ सकता है कि आप किस तरीके से बोल रहे हैं, लेकिन जब उसी बात को आपको लिखना हो, लिखकर बताना हो, तो उसके लिए अपने भावों को प्रकट करने के लिए यहाँ पर कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे हिंदी के कुछ प्रमुख विराम चिन्ह यहाँ दिए गए हैं। अल्प विराम जिसे कॉमा कहते हैं। ठीक है, तो पढ़ते या बोलते समय जिस स्थान पर बहुत थोड़ा ठहरना हो, यानी थोड़ी देर के लिए सिर्फ रुकना हो, वहाँ पर अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे मैंने उसे बहुत समझाया पर वह नहीं माना। ठीक है, या कंटिन्यूसली अगर आप बोलते रहोगे बिना कॉमे के तो बहुत अजीब लगेगा। मैंने उसे बहुत समझाया पर वह नहीं माना, ये बहुत अजीब हो गया है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये है एक ही प्रकार के दो या दो से अधिक शब्दों पदबंधों को अलग अलग दिखाने के लिए। जैसे मोहित, रोहन, मानस, मुकुल, यहाँ कुछ लोगों के नाम दिए गए हैं, तो एक ही तरह के वर्ड्स हैं ये। इनको अलग करने के लिए, इनको सेपरेट करने के लिए कॉमा यूज होता है। संबोधन के बाद, यानी जब हम किसी का नाम लेते हैं तो उसके बाद सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो, तो पहले सुनो करके संबोधित किया, उसके बाद कॉमा और फिर बात आगे की कंप्लीट की। उद्धरण चिन्ह देने से पहले, उद्धरण चिन्ह इसे कहते हैं इन्वर्टेड कॉमास को। ठीक है, इसको देने से पहले भी कॉमा आता है। पत्र में अभिवादन लिखते समय जैसे पूज्य माता जी, कॉमा, भवदीय, कॉमा, तो इस तरीके से। अब है अर्धविराम। अर्धविराम जिसे सेमीकोलन कहते हैं, जहाँ अल्प विराम से अधिक तथा पूर्ण विराम से कम समय के लिए ठहरना हो। अल्प विराम यानी कॉमा से तो थोड़ी ज़्यादा देर के लिए रुकना हो, लेकिन पूर्ण विराम जो यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट होता है। ठीक है, पूर्ण विराम से कम रुकना हो, वहाँ पे अर्धविराम का चिन्ह प्रयोग होता है। जैसे ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है, यहाँ पे कॉमे से ज़्यादा रुकना है और पूर्ण विराम से कम। अब देखिए अपूर्ण विराम या उपविराम चिन्ह जिसे कॉलन कहते हैं। यहाँ वाक्य पूरा नहीं होता बल्कि किसी वस्तु या विषय के बारे में बताया जाता है, वहाँ इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कृष्ण के अनेक नाम हैं। ठीक है, आपने कई बार देखा होगा जब आपसे कुछ पॉइंट्स पूछे जाते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप क्या लिखते हैं, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ दिस और दैट, उसके बाद आप क्या एक कॉलन लगा देते हैं, इस तरह के 2 डॉट्स। तो ये वही है। तो कृष्ण के अनेक नाम हैं, कॉलन लगाया, अब उनके नामों के बारे में बताया जा रहा है। वचन के 2 भेद हैं, कॉलन लगाकर उसके वचन के नाम लिख दिए। उसके बाद पूर्ण विराम, जहाँ पे सेंटेंस बिल्कुल कंप्लीट हो जाए और हमें काफ़ी देर के लिए रुकना पड़े, तो इसे कहते हैं पूर्ण विराम। विस्मयादि सूचक तथा प्रश्न सूचक वाक्यों के अतिरिक्त, विस्मयादि सूचक और प्रश्न सूचक वाक्यों के अलावा सभी वाक्यों के पूर्ण होने पर अंत में इसका प्रयोग होता है। क्योंकि प्रश्नवाचक में तो प्रश्नवाचक चिन्ह आता है और विस्मयादिबोधक में विस्मयादिबोधक चिन्ह आता है। बाकी सब में जब वाक्य कंप्लीट हो जाता है तो पूर्ण विराम ही आता है। अप्रत्यक्ष प्रश्नों के उत्तर में पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन के लास्ट में आ जाता है ये, जो कि अप्रत्यक्ष होते हैं, यानी जब हम किसी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा। लेकिन जब हम किसी के कहे गए क्वेश्चन को अप्रत्यक्ष रूप से, जैसे कि इंग्लिश में डायरेक्ट इनडायरेक्ट में होता है, जब हम किसी और के क्वेश्चन को बताते हैं तो वहाँ पे पूर्ण विराम आता है। जैसे किसी को नहीं मालूम कि उसके मन में क्या है, पूछा तो नहीं जा रहा है ना, बताया जा रहा है ये, तो एक क्वेश्चन ऐसा है जो कि अप्रत्यक्ष है, तो यहाँ पर पूर्ण विराम आएगा। प्रश्न सूचक सबको ही पता है, जहाँ क्वेश्चन आए वहाँ पे क्वेश्चन मार्क। विस्मयादि सूचक भी सबको पता है, संबोधन के लिए, आश्चर्य, प्रसन्नता, घृणा, शोक, ये सब मनोभाव को प्रकट करने के लिए। निर्देशक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह है। अब निर्देशक चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है। जैसे विषय विभाग संबंधी हर शीर्षक के आगे जहाँ उदाहरण देना हो, उदाहरण या जैसे के बाद, जैसे जो वर्ड आप लिखते हैं जब आप एग्जाम्पल देते हैं उसके बाद लगाते हैं ये साइन, लेखक के नाम के आगे, तथा किसी के कथन का आरंभ हो, यानी जब हम किसी की कही गई बात को बता रहे हैं तो वहाँ इसका प्रयोग होता है। जैसे गुरुजी, जब आप स्टोरी पढ़ते हैं तो आप देखते हैं ना कि किसने कौन सी बात कही है, तो उसके नाम के आगे ये डैश लगाते हैं, गुरुजी। अब गुरुजी ने क्या कहा, बच्चों आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। पिताजी बोले,
क्या बोले उसके बाद जो हम सेंटेंस शुरू कर रहे हैं उससे पहले एक हम ये डैश लगा देंगे। उसके बाद है योजक। योजक वो चिन्ह होता है जो दो शब्दों को जोड़ता है आपस में, जो कोई एक के साथ इस्तेमाल किए जाने होते हैं, जैसे संसार सागर, अन्न जल, सुख दुख, ये क्या है जो एक के साथ चलते हैं। चांद सा मुखड़ा, तो चांद सा, इनको जोड़ने के लिए बीच में योजक लगा दिया। योजक का मतलब ये है जो जोड़े। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह एक होता है इकहरा उद्धरण चिन्ह, दोहरा उद्धरण चिन्ह। इकहरा में सिंगल होता है यानी एक होता है, दोहरा में दो दो होते हैं। तो किसी व्यक्ति के नाम या उपनाम तथा किसी पुस्तक आदि के नाम में इकहरे उद्धरण का प्रयोग होता है। यानी जब हम किसी व्यक्ति का नाम ले रहे हैं या किसी पुस्तक का नाम लिख रहे हैं तो उसको हम इकहरे उद्धरण चिन्ह में डालते हैं। जैसे रामधारी सिंह दिनकर, तो दिनकर हमेशा इकहरा उद्धरण चिन्ह में ही आता है। रामचरितमानस एक महत्वपूर्ण प्रबंध काव्य है, तो रामचरितमानस एक पुस्तक का नाम है, इसको भी इकहरे उद्धरण चिन्ह में हमने लिख दिया। दोहरा में क्या होता है, जब हम किसी के कहे गए कथन को एज इट इज बताते हैं तो दोहरा उद्धरण चिन्ह आता है। जैसे गांधी जी ने कहा, कॉमा, अभी बताया था उद्धरण चिन्ह से पहले कॉमा स्टार्ट होता है, तो कॉमा लगाया, उसके बाद गांधी जी ने क्या कहा, उस सेंटेंस को हम उद्धरण चिन्ह के अंदर लिखेंगे। अब है विवरण चिन्ह। विवरण यानी डिस्क्रिप्टिव, जैसे कि किसी के बारे में हमें डिस्क्राइब करना हो, किसी बात का विवरण या उदाहरण अगली पंक्ति में यानी अगली लाइन में देना हो तो इस चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे जल प्रदूषण से हमें निम्नलिखित हानियां हैं। अब क्या क्या हानियां हैं वो अब नीचे लिखी जाएंगी, तो हमने सेंटेंस में क्या लिखा, विवरण चिन्ह। नेक्स्ट है हंस पद। हंस पद यानी आपने देखा होगा जब आपसे कोई वर्ड रह जाता है तो आप सेंटेंस के बीच में एक वी बना देते हैं, उल्टा वी, और उसके बाद जो वर्ड्स आपसे छूट गए वो आप ऊपर लिख देते हैं, तो उसी को हंस पद कहते हैं। कोष्टक यानी ब्रैकेट, ब्रैकेट भी आप इस्तेमाल करते हैं, आपको पता ही है। किसी पद या वाक्यांश का अर्थबोध करवाने के लिए यानी